हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा क्लासेस। दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा और आज हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई, सर प्लीज़ ये दो क्वेश्चंस करा दो, तो मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये दो क्वेश्चंस कराने के लिए आपको ये वीडियो बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस पूरे पूरे करने हैं। प्लस थोड़ी बहुत इसके अंदर, मैं मुश्किल तो नहीं कहूँगा, बट थोड़े से कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को समझना है। तो मैं इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दर्जा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप ये दो क्वेश्चन कर लो तो ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपको ये दो क्वेश्चन आ गए, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन आराम से फोड़ सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नीचे हम लोगों को बैलेंस शीट गिवन है यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस शीट जनरली हर क्वेश्चन में गिवन होती है। नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है हम लोगों को कुछ, और हम लोगों को नीचे यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। सर कुछ नहीं है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स, बहुत सारी हो कुछ हो जैसे भी हो, हमें तो करनी है और हम कर लेंगे। हमारे को डर नहीं लगता एडजस्टमेंट से। सर क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं लगता, हमें तो डर लगता है। बेटा नहीं लगेगा, सारा डर निकाल दूंगा अगर ये दो क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से। तो लेट अस स्टार्ट। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया अपने लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर हमारे पास जो आएगा इधर वो आ जाएगा हमारे पास इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। और लास्ट में हम अपने वर्किंग नोट्स करेंगे। तो लेटेस्ट सी ज़रा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसी अप्रोच मैंने आप लोगों को बोली थी, जो बच्चे मेरे को इस वीडियो के अंदर फ्रेश देख रहे हैं यूट्यूब पर, मैंने क्या अप्रोच बताई हुई है, आप अपनी बैलेंस शीट से स्टार्ट करो। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले गिवन है हम लोगों को शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के ऊपर है यहाँ पर वर्किंग नोट, नोट नंबर है हमारे पास। तो देखते हैं नोट नंबर क्या कहता है। 6 लाख से 7 लाख हो रही है हमारी शेयर कैपिटल। लेटेस्ट सी क्या कहता है हमारा नोट। तो अगर मेरी शेयर कैपिटल यहाँ पर बढ़ रही है, 6 लाख से 7 लाख हो रही है, बट कुछ नोट्स टू अकाउंट्स हैं यहाँ पर, देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में क्या बोलता है। नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर शेयर कैपिटल में दो तरीके की शेयर कैपिटल है। एक है मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 3 लाख से 5 लाख हो रही है। दूसरी है मेरे पास यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि 3 लाख से 2 लाख हो रही है। तो एक बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। हमें दोनों शेयर कैपिटल का यहाँ पर देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जब जब हम शेयर कैपिटल को देखते हैं, हमें एक और चीज़ पे खासा ध्यान रखना होता है। कौन सी चीज़ पर? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व पर। यदि आप ये चीज़ यूट्यूब पे देख रहे हो, तो मैंने अपनी सारे इस चैप्टर के लेसन्स और वीडियोस बनाई हुई हैं, विच आर अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप। और मोबाइल ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन सी आवर फुल कोर्स वहाँ पर। तो हम लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरा एसपीआर भी बढ़ रहा है। 3 लाख से मेरी शेयर कैपिटल 5 लाख हो रही है, और साथ ही में मेरा 10,000 से क्या बढ़ रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, ओ सॉरी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। दिस मीन्स मैंने जो अपने शेयर्स इशू करे हैं वो कैसे इशू करे हैं? प्रीमियम पर इशू करे हैं। 2 लाख की चीज़ को मैंने 2,10,000 रुपये में दिया है। तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, ये किसका पार्ट है? ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैं स्टार्ट करता हूँ बैलेंस शीट के पहले आइटम से और फिर धीरे धीरे नीचे जाता हूँ, ताकि कोई भी आइटम मेरी मिस ना हो। तो यहाँ पर लेटर सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं हम लोग इसे। तो ये वाला पेज पे ऑपरेटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे भी लास्ट में लिख लेता हूँ पेज के ना, थोड़ा सा एंडिंग साइड पे लिख लेते हैं हम लोग। वर्किंग नोट से ऊपर इधर लिख रहा हूँ मैं हेडिंग, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। थोड़ा सा अपने टैब को करते हैं री एडजस्ट, चीज़ हमें बनानी है यहाँ पर जगह। टैब, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिव, सबसे पहला आ गया हमारे पास यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। दो तरीके की शेयर कैपिटल है। पहले इक्विटी की बात कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए के तो हमारे पास शेयर्स हमने इशू करे, प्लस 10,000 हमारे पास प्रीमियम आया। टोटल जो कैश इनफ्लो हुआ वो हुआ 2,10,000। इनफ्लो होता है तो पॉजिटिव लिखते हैं, आउटफ्लो होता है तो हम लोग इसको नेगेटिव लिखते हैं। और देख लेते हैं जी, चलो हमारे पास एडजस्टमेंट किस किस चीज़ पर है, पहले एडजस्टमेंट भी देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर हम लोगों को डिविडेंड देना है, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर एडजस्टमेंट है, इस पर मैं डॉट मार्क कर लूँगा। मशीन विद द बुक वैल्यू, मशीनरी के ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट है।
तो मशीनरी के ऊपर ज़रा हम लोग डॉट मार्क कर लेंगे यहाँ पर, फिक्स एसेट्स टैंजेबल, और देखते हैं जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं डॉट मार्क कर लो ताकि हमारा ध्यान उसी टाइम नीचे चला जाए। डेप्रिसिएशन हमने मार्क कर लिया मशीनरी पे। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, तो डिबेंचर्स पर है हमारे पास एडजस्टमेंट। डिबेंचर डिबेंचर ये रहा डिबेंचर, मैंने यहाँ पे डॉट मार्क कर लिया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट पर है, प्रेफरेंस शेयर पर है। फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अगर ये एडजस्टमेंट मेरे को ना गिवन होती, नहीं भी गिवन होती, तो भी मेरे को पता है कि मेरे पास जो प्रीमियम है, मेरा SPR है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, वो मेरा बढ़ रहा है यहाँ पर कितने से, 5% से, यानी कि 10,000 रुपीज़। नहीं भी गिवन होता तो भी मेरे को पता था, बिकॉज माई SPR वॉज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 10,000 रुपीज़। तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट पर और प्रेफरेंस शेयर्स पर एडजस्टमेंट मार्क कर लिया। इन्वेस्टमेंट मुझे ये दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स हमें इधर नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है, हमने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। आई गेस रेस्ट एवरीथिंग इज मार्क्ड। चलो जी। अच्छा, इक्विटी शेयर पे हमें इंटरिम डिविडेंड भी देना है, तो इंटरिम डिविडेंड देना है हम लोगों को 15%। ये तो इक्विटी शेयर पर एक और एडजस्टमेंट मिल गई मुझे, मार्क कर लूँगा डॉट। चलो जी, इक्विटी शेयर कर रहे थे, अभी इक्विटी शेयर को पूरा निपटाते हैं, इसकी एडजस्टमेंट को भी हाथ के हाथ करते हैं। जो भी आइटम हमने पिक करा सबसे पहले उसे पूरा ख़त्म करेंगे, उसके ऊपर जितनी एडजस्टमेंट्स होंगी वो भी अभी लगे हाथ कर लेंगे। तो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं बेटा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो साल के दौरान पे किया जाता है। प्रोपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड क्या होता है, जो साल के अंत में पे किया जाता है। तो 15% हमने इंटरिम डिविडेंड दिया, was paid on equity shares as on 31st December 2019। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है मेरे पास, एक दिक्कत है मेरे पास कि हम लोग जो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं, 31 दिसंबर 2019 को दे रहे हैं 15%। क्या मुझे पता है मेरे इक्विटी शेयर्स कब इशू किए गए थे? भाई अब क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, मेरे इक्विटी शेयर 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो रहे हैं। अब 15% डिविडेंड कौन सी अमाउंट का निकालूं, 3 लाख का निकालूं या 5 लाख का निकालूं? तुम्हारी जनरल एजम्पशन रहती है जब तक मेंशन नहीं होगा कि किस डेट पे हमारे शेयर्स बढ़े या घटे या डिबेंचर्स हमारे रिडीम हुए, तब तब हम क्या मानेंगे कि साल के एंड में, साल के लास्ट में जो भी चेंज हुआ साल के एंड में हुआ। अब इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि इक्विटी शेयर्स कब इशू किए गए, तो हमारी अजम्पशन रहेगी कि हमारे इक्विटी शेयर्स साल के एंड में इशू किए गए। तो साल भर मेरे पास 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स रहे होंगे। और नीचे क्या कह रहे हैं, डिविडेंड कब दे रहे हैं हम लोग? डिविडेंड हम लोग पे कर रहे हैं यहाँ पर 31 दिसंबर 2019, यानी कि 2019 के अंत में, 31 दिसंबर 2019। मेरी तो अजम्पशन है कि मेरे जो इक्विटी शेयर्स हैं वो साल के एंड में आए हैं, तो इस डेट को मेरे पास कितने रुपए के इक्विटी शेयर्स रहे होंगे, 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर मैं डिविडेंड कितना दूंगा, डिविडेंड जो मेरे पास आएगा दैट विल बी 15% ऑफ 3 लाख रुपीज़। बड़ा आसान है, सबको पता है। 3 लाख का 15% विल बी 45,000, 45,000। तो ये डिविडेंड दे देते हैं। डिविडेंड इज ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट सिंस एडजस्टमेंट में है, सिंस ये एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसके दो इम्पैक्ट जाएंगे। तो पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड लिख सकते हो, अब मैं यहाँ इंटरिम को ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। 45,000 आउटफ्लो है तो नेगेटिव। दूसरा, इसको कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, वर्किंग नोट में जाता है हमारे। वर्किंग नोट में वी हैव प्रॉफिट, लिख लो, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट या फिर सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L ऐड करनी होती है। इसमें हमें मेजर मेजर 3 चीज़ें, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ इंटरिम डिविडेंड विच इज़ 45,000। मैंने सिंपली यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। तो अभी तक हमने क्या करा, इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में हमने सब कुछ कर लिया। जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती रहेंगी उसको हम लोग टिक करते रहेंगे। मेरी एडजस्टमेंट भी हो गई 7th वाली। साथ ही में शेयर कैपिटल में अब मेरे पास रह गया यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। 3 लाख से 2 लाख हो रही है मेरी प्रेफरेंस शेयर्स, और यहाँ पर मेरी वैल्यू घट रही है, तो दैट मीन्स मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाया।
प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी बोल रहा है, कब रिडीम किए गए, 31 दिसंबर 2019 को। तो लिखते हैं पहले, तो देखते हैं, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने से रिड्यूस हो गई भाई, ये रिड्यूस हो गई 1 लाख से। प्लीज़ यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना, सिंस हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसे नेगेटिव लिखेंगे। अब जो उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, बारी आती है एडजस्टमेंट को देखने की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कर दिया, एडजस्टमेंट में इट सेज प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2019, ये भी 31 दिसंबर 2019 को रिडीम हुए। अब यहाँ पर मेरे को पता है डेट मेरी, आई नो माई डेट, तो यानी कि मेरे पास 31 दिसंबर तक अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन बनाऊँ तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक मेरे पास 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रहे। इस डेट के बाद यहाँ से लेकर के 31 मार्च 20 तक, तो था 19, था 19, 31 मार्च 20 तक मेरे पास 2 लाख रुपए के यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स रहे। अब प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम लोगों को गिवन है, कहता है प्रपोज डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम लोगों को डिविडेंड देना है, कितना देना है, 10% देना है, 10% देना है हम लोगों को। अब यहाँ पर भी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड बोल रहा है ऊपर भी, वो भी कितना बोल रहा है, 10%। प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी डिविडेंड का रेट होता है ना, उसके बगल में दिया होता है, हमेशा उसके फेस पे दिया होता है। अब देखो यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है, जनरली तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ये पीरियड को कंसिडर करते हैं। ये पीरियड देखते हैं भाई, 3 लाख रुपए रहा मेरे पास साल भर में, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और रिमेनिंग जो 2 लाख है हमारे पास, ये हमारे पास साल भर में रहा 3 महीने के लिए। तो मैं अगर यूजुअली मैं यहाँ पर डिविडेंड निकालता, मैं कैसे निकालता, मैं इस पीरियड में निकालता 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, और ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट करा है पीरियड, इसका मैं निकालता 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। बट इस क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करूँगा, पूछो क्यों। सर हमने पूछ लिया, मेरे कानों तक आवाज़ भी आ गई, तो इस क्वेश्चन में मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड बेटा जो हमने पिछले साल डिक्लेयर किया, जो पिछले साल हम लोगों ने प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करा, ये मेरे को पिछले साल की फिगर पे देना ही देना है। ये पिछले साल की जो वैल्यू थी मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, उसके ऊपर आई हैव टू पे कंपलसरीली, क्योंकि मैंने पिछले साल प्रपोज कर दिया था कि भाई साहब 3 लाख वाले शेयर होल्डर्स, जरा सुन लो एक बात, आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर पे, बट कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3 लाख पे 10%। उस टाइम तो 3 लाख थे ना मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब कम हो गए, बट जब उस टाइम पे प्रॉमिस किया था और उस टाइम पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, मेरे को उनको पूरा का पूरा डिविडेंड देना पड़ेगा एट अ फ्लैट रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पर मैं 3 लाख के ऊपर सीधा सीधा अपना 10% निकालूंगा, विच इज 30,000। तो ये सब अब हमारे काम का नहीं है, कितना पीरियड था, क्या था, कब रिडीम हुए, नहीं तो कब रिडीम हुए ये फैक्टर कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, दो जो करा रहा हूँ, अगर आप ये 2 क्वेश्चंस कर जाते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड आता है वो कहाँ कहाँ जाता है भाई, सर एक तो वर्किंग नोट में जाता है, आपने बताया था जितने भी डिविडेंड्स होते हैं हमारे पास वर्किंग नोट्स में जाते हैं, और साथ में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड ले लेते हैं यहाँ पर 3 लाख का 10% विच इज 30,000। चलो जी, तो फाइनेंसिंग में भी डालने लगे हाथ। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, सिंस हमें प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ था, एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिया हुआ था, तो जब भी प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर गिवन हो, हमें हमेशा प्रीवियस ईयर वाला ही पेड और मेड करना होता है। तो प्रीवियस ईयर का फिगर था उसी को हमने पे करा और वही हम अपने प्रॉफिट से कट करेंगे। बट यही अगर प्रपोज डिविडेंड हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता, तब हमारी ट्रीटमेंट बदल जाती है। जब प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है, तब हम लोगों को प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड एज डिविडेंड पेड दिखाना होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और करंट ईयर वाला डिविडेंड एज प्रोविजन दिखाना होता है। डिविडेंड जो हमने इस साल के प्रॉफिट से काटा, तो वो हम वर्किंग नोट में ऐड करते हैं। प्रीवियस ईयर वाला फाइनेंसिंग में से लेस एज डिविडेंड पेड, करंट ईयर वाला हमारे वर्किंग नोट में ऐड, वो हम वहाँ पर डिविडेंड मेड कर लेते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड
तो ये अपने पास आया था 30,000, दिस वॉज 30,000, तो हमने यहाँ पर 30,000 रुपीज़ ऐसे ले लिया। बस खत्म, प्रेफरेंस शेयर्स वाला पॉइंट खत्म, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पॉइंट खत्म सिंपली। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डन, इसकी एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन, तो उसकी एडजस्टमेंट पे भी टिक कर देता हूँ। और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का ये रहा ना, ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी, और हमारा यहाँ पर अब शेयर कैपिटल इज डन एंड डस्टेड। अब बारी आती है यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे भी हमारे पास नोट नंबर है, लेट अस सी क्या हो रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ये जो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व हुआ था, इसके बारे में तो हमने कर लिया था, ये तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के दौरान देख लिया था। तो अब सरप्लस की बारी है। सरप्लस कितना है, 2 लाख से मेरा प्रॉफिट 4 लाख हो रहा है, तो दैट मीन साल भर में मैंने कितना कमाया, 2 लाख रुपए कमाया। और जो ये मैंने 2 लाख रुपए कमाया, ये किधर जाएगा सर, वर्किंग नोट में चला जाएगा, प्रॉफिट या सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये 2 लाख रुपीज़ अपने पास इधर आ जाएगा। सिंपल, अभी तक आसान चल रहा है सब कुछ, कुछ मुश्किल नहीं आया। तो सरप्लस इज डन, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज डन, शेयर कैपिटल हो गई, जो जो चीज़ें होती जाएंगी उसको टिक करते जाएंगे हम लोग। आगे कहता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स पड़ा हुआ है। डिबेंचर्स कितना है हमारे पास, डिबेंचर 2 लाख से 3 लाख हो रहा है। इसके ऊपर कोई वर्किंग नोट भी नहीं है हमारे पास, बट नीचे इसके बारे में मैंने एडजस्टमेंट देखी थी, और एडजस्टमेंट देखी थी तो मैंने ये सर्कल लगाया था यहाँ पर। तो देखते हैं डिबेंचर के बारे में क्या लिखा है। 2 लाख से 3 लाख हो रहे हैं। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 19, डिबेंचर्स 1 अप्रैल 19 को इशू किए जा रहे हैं, यानी कि साल के स्टार्टिंग में, बिगनिंग डेट पे, बिगनिंग ऑफ द पीरियड में इशू करे जा रहे हैं। सर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट बताऊंगा अभी क्या आएगा, अभी बताऊंगा बिल्कुल। सबसे पहले तो लिखते हैं हमारे जो डिबेंचर बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारे पास पैसा आया डिबेंचर्स इशू करके, 2 लाख का बैलेंस था, 2 लाख से 3 लाख हो गए, दैट मीन्स हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आ गया है, 1 लाख रुपया हमारे पास डिबेंचर्स का आ गया। अब इसका कोई इम्पैक्ट और जाएगा, एक ही इम्पैक्ट जाएगा क्योंकि हम इसे बैलेंस शीट से ले रहे हैं, बट इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट होती है। और हिडन एडजस्टमेंट क्या होती है अपने पास, हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पर ये है, ये देखो 10%, जो 10% लिखा हुआ है, दिस इज आर हिडन एडजस्टमेंट। अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट किस पे दूँ, अगेन वही सवाल आ जाता है, 2 लाख वाली फिगर पे या 3 लाख वाली फिगर पे। क्वेश्चन ने बेटा एडजस्टमेंट में स्पेसिफाई कर दिया, जो भी एडिशनल डिबेंचर्स थे वो कब इशू किए जा रहे थे, तो साल के स्टार्टिंग में इशू किए जा रहे थे। अगर साल के स्टार्टिंग में हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स पूरे साल भर मेरे पास 3 लाख रुपए के डिबेंचर रहे। जो 2 लाख से 3 लाख का चेंज आया, ये पहले ही दिन पे आ गया था, सिंस पहले दिन पे चेंज आ गया था, तो साल भर मेरे पास 3 लाख के डिबेंचर रहे, और 3 लाख के डिबेंचर्स पे मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकालूंगा, तो ये 10% मेरे पास आ जाएगा कितना, 30,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ जाता है सर, एक तो ये फाइनेंसिंग में जाता है हमारे पास, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पहले तो यहाँ लिख लो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना आया, ये भी 30,000 आया हमारे पास। पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव प्लीज़ नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, आप लोगों ने भी करी होगी, भले ट्राई कर लेना, मेरी बातों में मत जाओ बट ट्राई कर लेना। दूसरा इम्पैक्ट देखो, डिविडेंड की तरह ही है इंटरेस्ट पेमेंट भी, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पर डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, सिमिलर होता है, सेम नहीं होता। अब क्या होता है, जो डिविडेंड पे करते हैं कहाँ लिखते हैं, फाइनेंसिंग में लिखते हैं, इधर लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ऐसे ही हमने डिबेंचर इंटरेस्ट भी यहाँ लिखा, यहाँ तो जा ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो समझ में आ गया सबको। दूसरा इम्पैक्ट जो होता है डिविडेंड का, डिविडेंड जाता है वर्किंग नोट में ऐड हो जाता है, यहाँ पर वर्किंग नोट में ऐड हो जाता है, बट जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कहाँ पर ऐड होता है, इंटरेस्ट यहाँ पर आइटम्स टू बी एडेड में ऐड हो जाता है। वर्किंग नोट में ना ऐड करके आइटम्स टू बी एडेड में ऐड कर दिया, बात तो वही पड़ती है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, सिमिलर ट्रीटमेंट है। तो हमारे पास दोनों का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सिमिलर है, बट सेम नहीं कह सकते हम इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो वर्किंग नोट से आएगा उठ के, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके अंदर आपके सारे डिविडेंड विविडेंड एडेड हैं ऑलरेडी। ये वर्किंग नोट जो हम बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ये वहाँ से उठकर आएगा हमारे पास, जब आएगा देख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर लेने होते हैं आइटम्स टू बी एडेड। तो आइटम्स टू बी एडेड में अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन
डिबेंचर्स, तो इसको मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, डिविडेंड को वर्किंग नोट में ऐड कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इनर कॉलम में लिख लेंगे हम लोग 30,000। प्लीज़ राइटिंग को एक्सक्यूज़ करना, बहुत लोग बोलते हैं कि राइटिंग अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर टैब पे ऐसी ही आती है, रियल लाइफ में भी कोई बहुत अच्छी नहीं, ऐसे ही आती है राइटिंग। चलो आगे देखते हैं। तो डिबेंचर वाला पॉइंट इज डन। तो ये रहा, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन, ये वाला हो गया। तो दिस इज ऑल्सो डन। नॉन करंट लाइबिलिटीज पूरा फिनिश। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन सीएल, इंक्रीज इन सीएल का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इंक्रीज इन सीएल। अब मेरे को अंदाजे से जगह छोड़नी पड़े, आइटम्स टू बी एडेड में मेरे को कितनी लाइनें छोड़नी चाहिए, एक बार क्वेश्चन पे नज़र मारता हूँ, क्वेश्चन पे नज़र मारता हूँ। मेरे को यहाँ पर नज़र मारें अगर हम क्वेश्चन पे, तो इन्वेस्टमेंट्स का पॉइंट है, और क्या है हमारे पास, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो आइटम्स टू बी एडेड में 3-4 लाइनें छोड़ देते हैं, फिर हम लोग आइटम्स टू बी डिडक्टेड में भी 2-3 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इंक्रीज इन सीएल, सीएल इंक्रीज होता था हम उसे ऐड करते हैं, डिक्रीज इन सी। फिर यहाँ पर 2-3 लाइनें छोड़ करके हम करेंगे लेस का ऑपोजिट, डिक्रीज इन सीएल कॉमा इंक्रीज इन सी। तो देखते हैं, अपने पास अब ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 80,000 से। तो जो हमारी इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर हम 80,000 से लिख देंगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मेरा यहाँ पर ये 80,000 प्लस हो जाए, ठीक है जी। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ट्रेड पेबल्स हमने कर लिया, डन एंड डस्टेड। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाली साइड हमारी पूरी की पूरी हो चुकी। अब बारी आती है, देखो मेरा पैटर्न फॉलो करना प्लीज, कुछ फॉलो करो ना करो ये वाली बात मान लेना। आप बच्चे क्या करते हो, आप लोग सोचते हो पहले ऑपरेटिंग बना लेंगे फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग, मत करना ऐसे, सच बता रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लगता है कि बहुत अच्छे से आता है, कर लेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना, अपने रिस्क पे कर लेना। बट ज़्यादातर बच्चों को मैं यही एडवाइस करूंगा, प्लीज़ ये पैटर्न फॉलो करो। इससे क्या होगा, देखो हम एक एक चीज़ करते जा रहे हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं उन पर हमने पहले ही मार्क कर लिया था, वो भी साथ साथ होती जा रही है हमारी। तो कुछ भी हमारा मिस हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, सारा कुछ हम कवर करके ही रहेंगे हर हाल में। तो अब एसेट्स पे आ जाते हैं, एसेट्स पे फिक्स एसेट्स है और टैंजिबल एसेट्स लिखा है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो देख लेते हैं एक बार एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स के बारे में क्या बोलता है। तो फिर अच्छा, हमें क्या इन्वेस्टमेंट्स अलग से दे रखी हैं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अलग से दे रखी हैं, तो इन्वेस्टमेंट अलग से लेंगे हम लोग। मशीन विद द बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बेटा जब इतनी सारी एडजस्टमेंट आ जाए ना फिक्स एसेट्स पे, हमेशा इसका अकाउंट बनाया करो। तो मैं तो अकाउंट बनाने में बिलीव करता हूँ, आप लोग भी बिलीव करना शुरू कर दो अकाउंट बनाने में, चाहे कोई एडजस्टमेंट हो या ना हो, अकाउंट बना लेना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो प्रॉफिट वाला वर्किंग नोट अभी मैं यहीं छोड़ रहा हूँ ओपन, यहाँ पर हम लोग फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। चलो जी, ये वाले क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, जो अगला क्वेश्चन होगा उसके अंदर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले भी कई बच्चों को दिक्कत आती है, वो रिवीजन हो जाएगी, फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका इन दो क्वेश्चन में। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, फिक्स एसेट्स है, एसेट्स का हमेशा डेबिट नेचर होता है, इनमें टू बैलेंस बीडी आता है, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस। पहले हम ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स देख लेते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स हैं 6 लाख और 7 लाख, 6 लाख एंड 7 लाख। इधर लिखा 6 लाख, इधर लिखा 7 लाख। फिर उसके बाद हमें एडजस्टमेंट में कुछ कुछ कह रहा है, एडजस्टमेंट में कह रहा है मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000, 90,000 की बुक वैल्यू है हमारे पास,
और 50,000 की बिकी, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस करके अपने पास 90,000 की बच रही थी। हमने कहा 90,000 की चीज़ है, 90 की बिक जानी चाहिए, मार्केट में बिकी 50,000 रुपीज़, तो हमारे को लॉस हो रहा है, तो मैं बाय बैंक लिखूंगा 50,000, क्योंकि जा रही है मशीनरी, मशीनरी जा रही होती है तो क्रेडिट साइड। देखो जिस चीज़ का डेबिट नेचर है, अगर आप उसके डेबिट साइड में कुछ भी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, वो बढ़ती रहेगी। अगर घटाना है आपको तो ऑपोजिट साइड पे लिखो। अब मशीनरी को घटाना है, बेच रहे हैं, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखें, तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल, और 50,000 रुपये का सेल हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये अपने पास 40,000 का हो रहा है। एक चीज़ समझना यहाँ पर, मेरे पास ये बस फैक्ट के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, सुन लो भले ही। तो 6 लाख रुपए की मशीनरी के अंदर 90,000 इंक्लूडेड थे, 90,000 इंक्लूडेड थे। अभी 90,000 हटाना है, गायब करना है, भगाना है यहाँ से, तो भगाना है, तो मैंने यहाँ पर देखो 90,000 पूरा डाल दिया, 50,000 मैंने मशीनरी में डाला और 40,000 मैंने लॉस में डाला। यही चीज़ को अगर मान लो, यही चीज़ मेरी अगर 50,000 की जगह ना बिक कर 1,10,000 में बिक रही होती, 1,10,000 की बिक रही होती, मेरे को क्या करना था? मेरे को तो अभी भी यहाँ से 90,000 ही हटाने हैं, 1,10 तो नहीं हटाना, क्योंकि मेरा जो 6 लाख का बैलेंस है इसमें तो 90,000 ही इंक्लूडेड है। मेरे को 90,000 हटाना है अपने अकाउंट से, मेरे को तो बुक वैल्यू हटानी होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसी चीज़ के लिए लिखते हैं यहाँ पर 20,000 रुपये। अब जो चीज़ 20,000 यहाँ पे ऐड हो रही है डेबिट साइड पे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुन लो, काम आ जाएगा। जो चीज़ डेबिट साइड पे ऐड हो रही है वो क्रेडिट साइड पे जाकर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो एक तरीके से मैंने क्रेडिट साइड से मशीनरी कितने की हटाई? 90,000 की हटाई। कई बच्चे ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं जान पाते, अकाउंट्स में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आगे जाके कर लेते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, बट ये चीज़ नहीं समझ आती, सर लॉस को क्रेडिट साइड पे क्यों लिया, गेन को डेबिट साइड पे क्यों लिया? बेटा बस इसीलिए लिया ताकि जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है उसमें जो बुक वैल्यूज़ हैं, हम बुक वैल्यूज़ को हटा सकें। 90,000 हटाना है तो 90 ही हटाएं, तो इसका तरीका है बस हटाने का, और कुछ भी नहीं है, इस वजह से लिखते हैं। तो फिलहाल तो मेरी मशीनरी 50 की बिकी और 40,000 का अपने को हुआ नुकसान। डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर रहे थे, डेप्रीसिएशन मेरी मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है? सब बच्चों का आंसर आएगा सर घटाता है। घटाता है तो किस साइड लिखना पड़ेगा? कम करता है डेप्रीसिएशन मेरी मशीनरी की बुक वैल्यू को, तो हम बाय डेप्रीसिएशन लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मेरी मशीनरी को या मेरे फिक्स एसेट को या डेबिट नेचर वाले अकाउंट को कम करने की कोशिश में जुट जाएगी, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो डेप्रीसिएशन अपने पास 60,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है जी, वेल एंड गुड। डेप्रीसिएशन 60,000 ही था ना? पड़ा तो 60 ही था, 60 ही है, तो हमने ये दोनों एडजस्टमेंट भी कर ली। अब यहाँ पर लास्ट पार्ट रह गया बस, क्या? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, लेट अस सी द बैलेंसिंग। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, और सिंस क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है तो वही लिखेंगे, 50 40 90, 90 60 150, 150 और 7 850, 8,50,000। इधर भी होना चाहिए 8,50,000, बट इधर अपने पास है 6 लाख, तो यहाँ पर हमारा आएगा बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर इस साइड पर आता है टू बैंक परचेजेस। ये अपना बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना? 2,50,000। अब पोस्टिंग की बारी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कहीं पर भी नहीं जाते, ये हमें कहीं नहीं लेने होते। ये हमारे पास बैलेंस शीट में थे, एक जगह जाने चाहिए थे, एक जगह हमने अकाउंट में भेज दिए, हमने अपने वर्किंग नोट में इसको भेज दिया। अब जो सेल हो रही है मशीनरी, इसको डालेंगे इन्वेस्टिंग में, ये जाएगा हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बट ऑपरेटिंग में क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑपरेटिंग में हमें सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना पड़ता है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसे हम ऐड बैक करेंगे, इसीलिए ऑपरेटिंग में जा रहा है, वैसे ही ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। अगर कोई पूछे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 मार्कर में आ जाए, इज इट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका आपके ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। डेप्रीसिएशन ये जाएगा अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है। डेप्रीसिएशन को सर फिर क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं लेने, हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं लेने।
डेप्रीसिएशन डिस्पाइट बीइंग एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टिल ऐड बैक किया जाता है बिकॉज इट इज एन नॉन कैश नेचर का है हमारे पास। और जो परचेजेस आया ये भी हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। तो पहले मैं अपनी ऑपरेटिंग निपटा लेता हूँ, फिर मैं इन्वेस्टिंग पे आता हूँ। तो ऑपरेटिंग में 40,000 और 60,000 जाएगा। तो ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 40,000 और डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने नॉर्मल डेप्रीसिएशन देखा, अगले क्वेश्चन के अंदर आप लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन देखोगे। 60,000 आ गया है। ठीक, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाएं। पहले मेरे को देखना पड़ेगा मेरी ऑपरेटिंग कहाँ ख़त्म होगी। चलो यही बना लेता हूँ, ऊपर ही लिख लेता हूँ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इधर अपने पास आ जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। कितना आया था? 50,000 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव में। ये चला जाएगा 2.5 लाख रुपए। प्लीज़ अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो मैं बाद में एंड में चेक कर लूँगा और चेंजेस कर लूँगा। कई बार ऐसा होता है मैं एक फिगर को लेकर गलती से कोई फिगर गलत लिख देता हूँ और पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ, एंड में जाके पता लगता है उसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो मेरे को वीडियो रीशूट करनी पड़ती है। तो अब मैं देखता हूँ अगर कोई गलती हो रही होगी, बाय चांस 1 लाख की जगह 1.5 लिख दिया या कुछ लिख दिया, तो एंड में जाके करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो आर पोस्टिंग इज डन, फिक्स एसेट्स अकाउंट इज डन। सिंपल, प्रिटी सिंपल, आसान। देखो चीज़ें आसान है, अगर हम लोग उसको ढंग से आसानी से समझें तो स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। कई बार बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे 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 कराते हैं। धीरे धीरे इसलिए कराता हूँ ताकि आप ग्रैस्प कर पाओ कंटेंट को। कई बार सर 4 बार बताते हैं इसीलिए ताकि वो आत्मा में उतर जाए हमारी। जल्दी जल्दी भी करा सकता हूँ, जल्दी कराने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहूँगा जल्दी हो, क्योंकि मेरे को तो रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो एफर्ट्स तो मेरे भी लग रहे हैं, बट आई वॉन्ट कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिक्स एसेट इज डन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही है, 1 लाख से 2 लाख हो रही है। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है किस दिन हो रही है। क्या ये साल के शुरुआत में 1 लाख से 2 लाख हो गई, या साल के अंत में 1 लाख से 2 लाख हुई है? इससे क्या होगा, ये जो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है 10%, ये जो हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितना निकालें। अगर ओपनिंग में ही हमारी 1 लाख से 2 लाख हो गई तो हमें 20,000 मिलेगा साल भर। अगर साल के अंत में जाके लास्ट डे पे मैंने 1 लाख से 2 लाख करा है, तो मेरे को साल भर जो 1 लाख रहा सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 रुपये। अब अगर कुछ ना गिवन होता है एडजस्टमेंट में, तो हम मान करके चलते कि साल के एंड में ही बड़ी होगी, ये हमारी अजम्पशन रहती है हमेशा। कोई भी एसेट या लाइबिलिटी का चेंज आएगा तो साल के एंड में आएगा। ये क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2020। तो यानी कि साल के एंड में हो रहा है, नहीं भी देता तो भी हम एंड में अजम्पशन लेते। तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक तो मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ही लिख लो उसको, या लिख सकते हो प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी लिख सकते हो। पैसा आने के लिए प्रोसीड्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरेस्ट। साल के अंत में करा था हमने उसको, तो 10,000 रुपये हमारे पास आएंगे, क्योंकि साल भर हमारे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रही, साल भर ये 10,000 मिलेंगे। साथ ही में ये कैसी इनकम है, मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी हैं वो आइटम्स टू बी डिडक्टेड में जाए। ट्रस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने पास 10,000 रुपीज़ इधर आ जाएगा। अब ये इंटरेस्ट तो निकाल लिया इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ी है यहाँ पर 1 लाख से। जो 1 लाख से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है वो मेरे को कहाँ लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो भी लेना पड़ेगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा ये अपने पास, ये आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख की हम लोगों ने यहाँ पर पेमेंट करी है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा
अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। लेट अस सी, क्वेश्चन आ रहा है। एडजस्टमेंट 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 सारी हो चुकी हैं आई गेस। तो नाउ अब मेरे पास जो बचा है यहाँ पर करंट एसेट्स बच गया है। तो करंट एसेट्स को निपटा लेते हैं, कर लेते हैं हम लोग। करंट एसेट्स में बेटा सबसे पहले है यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ये चीज़ पता होनी चाहिए, कई बच्चों से ये उसमें भी पूछा जाता है इंटरनल के वाइवा में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या 5 आइटम आते हैं, सबसे पहले ये रिवाइज करो। एक तो आता है कैश, फिर आता है बैंक। क्या होते हैं ये? ऐसी चीज़ जो लिक्विड कैश में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए। जल्दी बोले तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक में भी, मतलब इससे ज़्यादा ना लगे हमारे पास, तो इसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। तीसरी चीज़ है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है ये, इस चीज़ को याद कर लो, इन 5 पॉइंट्स को, ये रटने हैं आपको भाई, समझ कर रटने हैं हमारे पास। करंट इन्वेस्टमेंट 5 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, 5 पॉइंट होते हैं, और पांचवा होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये 5 पॉइंट्स आर देयर एंड ये पांचों पॉइंट्स हमें ढंग से करने हैं, यहाँ पर याद रखने हैं। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो तो पार्ट बन जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इसलिए मैं अभी इसे इंक्रीज या डिक्रीज वाले कॉन्सेप्ट में नहीं ले रहा हूँ। इंक्रीज इन सी ए सी एल करते हैं ना हम, मैं वहाँ पे नहीं ले रहा हूँ इसे। तो आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्रीज की तरफ। इन्वेंट्रीज में क्या कहता है, इन्वेंट्रीज हमारी 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए। जैसे ही मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं, आई विल राइट इट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो इंक्रीज इन सी ए, तो ये आ जाएगा इधर हमारे पास लेस वाली साइड में इन्वेंट्रीज। हमारी इन्वेंट्रीज बेटा यहाँ पर 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपीज़ से ये हमारे पास क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इस क्वेश्चन की जान है, जो इस क्वेश्चन का मेजर पॉइंट आता है अब एक और, जो आपको कहीं और शायद नहीं मिलेगा, वो है हमारे पास इधर 4 स्टार लगाना, कम से कम 4 सितारे लगाएंगे हम इसे, ट्रेड रिसीवेबल। ये क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट था दैट वाज, जो हमने उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दिया वो था, और साथ ही में जो हमारे पास आ रहा है ये ट्रेड रिसीवेबल्स वाला पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर एक नोट नंबर है, नोट नंबर में जाते हैं। तो नोट नंबर में जैसे ही जाते हैं, इधर अपने पास 2 चीज़ें हैं, सन्ड्री डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हम लोगों को डेटर्स हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे लेने हैं, पहले तो ये ध्यान रख। ग्रॉस वैल्यू वाले डेटर्स जो है मेरे पास 2 लाख से 3 लाख हो रहे हैं, दैट मीन्स 1 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी तो मैं सिंपल इंक्रीज इन सी ए में डाल दूंगा डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स लिख लो, डेटर्स लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रोविजन का क्या किया जाए? प्रोविजन तो लेना नहीं हमें, नेट वैल्यू पे तो सर आपने मना करा, आपने तो बोला ग्रॉस वैल्यू पे ले लो। प्रोविजन को हम लोग हमेशा या तो आइटम्स टू बी एडेड मिलेंगे या आइटम्स टू बी डिडक्टेड मिलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है मेरे पास करंट लाइबिलिटी, फिर भी मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में नहीं कंसिडर करूँगा, मैं नहीं लूँगा इसको वहाँ पर। मैं इसे हमेशा कहाँ पे लूँगा, मैं इसे हमेशा और हमेशा यहाँ पर आइटम्स टू बी एडेड या डिडक्टेड में लूँ। तो 10,000 से 20,000 हो रहा है, दैट मीन्स बढ़ रहा है, मैं और प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा नॉन कैश एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ पे कैश एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है, 10,000 रुपये का हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए ये जाएगा आइटम्स टू बी एडेड में, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या आ जाएगा अपने पास 10,000। देखो अब यहाँ पर एक बच्चा कहेगा सर अगर हम इंक्रीज इन सी एल लेते, तो इंक्रीज इन सी एल भी क्या होता है अपने पास, ऐड होता है। तो अगर मैं नीचे यहाँ पर सर इंक्रीज इन सी एल में यहाँ लिख देता, लाइबिलिटी समझ के लिख देता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो मेरा भी तो आंसर सही होता। आप ऊपर ऐड कर रहे हो, मैं नीचे ऐड करता, अल्टीमेटली मेरा आंसर तो सही आता। बट अब बिल्कुल ठीक आता आंसर, आंसर में कहीं गड़बड़ नहीं होती। आप एग्जाम के बाद इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपके 100 नंबर आ रहे हैं, बट ये वाला पॉइंट आपका आधा या 1 नंबर गवा देता। मैं नहीं चाहता यहाँ पर आपका कोई भी मार्क कटे, तो इसलिए हमें सही ट्रीटमेंट करके आनी है। चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, ट्रीटमेंट वही है। या तो प्लस होगा तो दोनों जगह ही, ऊपर भी प्लस हो रहा होगा तो नीचे भी आपका आंसर प्लस के हिसाब से आएगा। बट हमें जहाँ पर जो लिखना वहीं पे लिखेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ऑल्सो डन। ट्रेड रिसीवेबल्स ये हो गया, क्वेश्चन में टिक कर देते हैं। लास्ट पार्ट बचता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको तो मैं इस्तेमाल करूंगा अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो लेट अस सी आवर आंसर। यहाँ पर अब फटाफट से टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, इसको मैं वर्किंग नोट से उठाऊंगा। तो ये कितना आ रहा है इसका टोटल करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, दिस इज 2,75,000, 2,75,000 रुपये आ जाता है ये मेरे पास यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2,75,000। फिर इधर देखते हैं आइटम्स टू बी एडिड का टोटल कितना आ रहा है, 40, 30, 70, 70 और 70, 140, 140। आइटम्स टू बी डिडक्टेड में एक ही चीज़ है हमारे पास, तो ये नेगेटिव में इधर आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये कितना आ जाएगा, 275 प्लस 130 बेसिकली, ये हो जाएगा 375 प्लस 30, 4,05,000। फिर हमारे पास ये जो ऐड है यहाँ पर एक ही आइटम है 80,000 का, इधर जो लेस है इधर हमारे पास 2 लाख लेस होगा। तो देखते हैं कितना आएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा 4,05,000 माइनस 1,20,000। अगर मैं इन दोनों का नेट ले लूँ तो माइनस में 1,20,000 आ जाएगा इनका नेट बैलेंस। तो 20,000 लेस करेंगे तो 385, उसमें से 1 लाख और लेस करेंगे तो 285, तो आ जाएगा 2,85,000। और ये क्या आ रहा है मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम, यूज्ड इन नहीं आ रहा, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होता तो मैं यूज्ड इन लिखता। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2,85,000। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड पेज तो मेरे को लगा ऑपरेटिंग 2 पेज पे आएगा बट आया नहीं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड नहीं था, तो नहीं लिया हमने टैक्स पेड। इन्वेस्टिंग का टोटल कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग का आंसर क्या आ रहा है, इन्वेस्टिंग का आंसर तो भैया नेगेटिव आ रहा है, 250, 350, 350 में से गए 60, तो ये आ रहा है मेरे पास 2,90,000 नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिखूँगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा अपने पास नेगेटिव। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इधर हमारे पास अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का टोटल देख लेते हैं। ये आ जाएगा 30, 30, 60, 160, 2, 5, 5 और 1, 5, 1,05,000 आ रहा है पॉजिटिव, 1,05,000 पॉजिटिव आ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 1,05,000 पॉजिटिव में आ जाएगा अपने पास। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्या चीज़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली इन्फॉर्मेशन। तो इधर देखते हैं, हमारा ओवरऑल तो बैलेंस इंक्रीज ही हो रहा है, जो मेरे पास ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। सर आपको कैसे पता पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 1,05,000 पॉजिटिव में, 290 नेगेटिव में, तो अभी तक कौन जीत रहा है, अभी तक जीत हो रही है नेगेटिव वाले की। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग में देख लेते हैं, तो ऑपरेटिंग में 285 हमारे पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स द पॉजिटिव वाला जीत रहा है। तो ओवरऑल हमारा जो कैश है वो बड़ा है, कितना बड़ा है वो देख लेते हैं, वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नीचे थोड़ी सी जगह है मेरे पास, आई राइट इट डाउन, नेट increase in cash and cash equivalent। तो ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस जो फाइनेंसिंग का आ रहा है अपने पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 1,05,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ 290, 1,5 माइनस 290, ये हो जाएगा -185, -185, और इधर अपने पास है 285, -185 और 285, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, क्या हमारे आंसर में भी 1 लाख से मैच हो जाएगा क्या, लेटस सी मैच हो रहा है भाई, मैच हो रहा है अपना आंसर। कैसे हो रहा है सर, दिखाओ, बिल्कुल दिखाता हूँ, ये देखो ये 1 लाख आ रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस जो शुरुआत में था। देखो जो शुरुआत में बैलेंस था उसमें आप साल भर का इंक्रीज ऐड कर दो, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा हमारे क्वेश्चन में, मैंने रफली ऊपर ऊपर से देख लिया। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो लेट अस सी इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो ओपनिंग बैलेंस में मुझे क्या क्या लेना है, ओपनिंग बैलेंस में आई हैव टू टेक करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस और साथ ही में कैश का ओपनिंग बैलेंस। तो ये अपने पास आता है 70,000, ये आ जाएगा अपने पास 70,000, 70,000।
इसमें यहाँ पर आई एम टेकिंग करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरे को लेनी ही लेनी थी क्योंकि ये पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो ये अपने पास आ जाएगा 70,000। तो जो अब साल के एंड में आना चाहिए वो मेरे पास आना चाहिए 1,70,000, 1,70,000। तो दिस विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर। और देखते हैं क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस कितना है भाई। क्लोजिंग बैलेंस में अगर हम बात करें तो ये देखो 90 और 80, तो ये हो जाएगा 170। दिस विल बी 1,70,000। 1,70,000 आ रहा है और हमारा टोटल करके भी कितना आ रहा है 1,70,000। यहाँ पर भी 170 आ रहा है और हमारा वहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट से चेक करें तो उधर भी मेरे पास कितना आ रहा है 1,70,000। तो हमारा आंसर एकदम ठीक है। दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बढ़ा। आई नो दिस वीडियो इज़ लॉन्ग और अगर एक और वीडियो इसके अंदर जोड़ दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। मैं पार्ट 2 निकालूंगा इस वीडियो का, इसी के बाद जस्ट मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट 2 वीडियोज़ में निकाल रहा हूँ मैं इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। अगला क्वेश्चन ज़रूर देखना। अगर कैश फ्लो चैप्टर में आपको पूरे फुल मार्क्स चाहिए तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर जाना। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। रिवीजन भी करनी हो तो खाली ये 2 क्वेश्चन कर लेना, आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।